आज हम इस वीडियो में जानते हैं जैसे सवाल नंबर 1, क्या ब्रिटिश काल को शूद्रों का स्वर्ण युग कहना सही है। दरअसल कुछ इतिहासकार और विचारक यह तर्क देते हैं कि ब्रिटिश काल को शूद्रों के लिए स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौर में पहली बार ऐसे बदलाव हुए जिन्होंने निचली जातियों के लिए नए अवसर पैदा किए। हालांकि यह एक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कुछ ठोस कारण बताए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की, जिसमें विज्ञान, तर्क और आधुनिक विचारधारा पर जोर दिया गया। इस शिक्षा प्रणाली में जाति के आधार पर सख्त प्रतिबंध नहीं थे, जिससे शूद्रों और तथाकथित निचली जातियों के कुछ लोगों को पहली बार पढ़ने लिखने का अवसर मिला। मिशनरी स्कूलों ने इन वर्गों को शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाई। इसी माहौल में ज्योतिराव फूले जैसे समाज सुधारकों ने शूद्रों और महिलाओं के लिए स्कूल खोले और शिक्षा को अधिकार के रूप में स्थापित किया। दूसरा बड़ा कारण कानूनी समानता की अवधारणा थी। ब्रिटिश शासन ने एक ऐसी न्याय प्रणाली या व्यवस्था लागू की जिसमें सिद्धांत रूप से सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबर माना गया। जाति के आधार पर अलग अलग सजा या अधिकार तय नहीं किए जाते थे। इससे शूद्रों को यह भरोसा मिला कि वह भी न्याय की मांग कर सकते हैं और उनके साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तीसरा पहलू रोजगार और प्रशासनिक अवसरों का था। ब्रिटिश काल में नई नई नौकरियां और प्रशासनिक ढांचे विकसित हुए, जिनमें जाति की तुलना में योग्यता और शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इससे कुछ शूद्रों को सरकारी नौकरियां और अन्य पेशों में प्रवेश करने का मौका मिला, जो पहले लगभग असंभव था। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। चौथा महत्वपूर्ण कारण सामाजिक जागरूकता और सुधार आंदोलन का उभरना था। अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारकों के प्रभाव से समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की अवधारणा मजबूत हुई। इसी वातावरण में B.R. अम्बेडकर जैसे नेता सामने आए, जिन्होंने शूद्रों और दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने शूद्रों में आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। इसके अलावा कुछ सामाजिक कुरीतियों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को भी इस काल में चुनौती मिली। हालांकि यह बदलाव पूरी तरह सफल नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक नई सोच को जन्म दिया, जिसमें जन्म के आधार पर भेदभाव को गलत माना जाने लगा। इन सभी कारणों के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि ब्रिटिश काल ने शूद्रों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें उन्हें शिक्षा, रोजगार, कानून और सामाजिक सम्मान की दिशा में पहले से बेहतर अवसर मिले। इसी वजह से कुछ लोग इसे शूद्रों के लिए स्वर्ण युग के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसने आगे आने वाले सामाजिक बदलावों और समानता के आंदोलन की नींव रखी। अब हम यह भी जान लेते हैं कि क्या ब्रिटिश शासन ने जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया था। दरअसल कुछ इतिहासकारों और विचारकों के अनुसार यह कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन ने जाति व्यवस्था को कमज़ोर करने में भूमिका निभाई, क्योंकि इस दौर में कई ऐसे बदलाव हुए जिन्होंने पारंपरिक जातिगत ढांचे को चुनौती दी। सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा लागू की गई आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने जाति व्यवस्था की जड़ पर असर डाला। पहले शिक्षा मुख्य रूप से उच्च जातियों तक ही सीमित थी, लेकिन ब्रिटिश काल में स्कूल और कॉलेजों का विस्तार हुआ, जहाँ सिद्धांत रूप से सभी वर्गों को प्रवेश मिल सकता था। अंग्रेजी शिक्षा ने तर्क, विज्ञान और समानता जैसे विचारकों को बढ़ावा दिया, जिससे जन्म आधारित भेदभाव पर सवाल उठने लगे। इसी माहौल में ज्योतिराव फूले जैसे समाज सुधारकों ने शूद्रों और दलितों के लिए शिक्षा का अभियान चलाया और जाति आधारित असमानता का विरोध किया। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कानूनी व्यवस्था का था। ब्रिटिशों ने एक ऐसी न्याय प्रणाली लागू की जिसमें कानून के सामने समानता का सिद्धांत अपनाया गया। आंदोलनों में जाति के आधार पर अलग अलग सजा या अधिकार तय नहीं किए जाते थे। इससे पारंपरिक व्यवस्था को चुनौती मिली, जहां जाति के आधार पर न्याय और सामाजिक व्यवहार तय होता था। इसी कानूनी ढांचे ने शूद्रों और निचली जातियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का आधार दिया। तीसरा, ब्रिटिश प्रशासन और नौकरियों में योग्यता को महत्व दिया जाने लगा। पहले अधिकांश पेशे जाति के आधार पर तय होते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद नए नए पेशों और सरकारी नौकरियां सामने आई, जिनमें शिक्षा और कौशल के आधार पर प्रवेश संभव था। इससे कुछ हद तक जाति आधारित पेशागत बंधन कमजोर हुए और सामाजिक गतिशीलता बढ़ी। चौथा, शहरीकरण और आधुनिकीकरण ने भी जाति व्यवस्था को चुनौती दी। ब्रिटिश काल में शहरों का विकास हुआ, लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर आने लगे। शहरों में अलग अलग जातियों के लोग साथ काम करने लगे, जिससे पारंपरिक जातिगत दूरी कुछ कम हुई। इस तरह सामाजिक संपर्क बढ़ने से जाति की कठोर सीमाएं थोड़ी ढीली पड़ी। पांचवा, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों को भी इस काल में गति मिली। पश्चिमी विचारधारा और शिक्षा के प्रभाव से कई भारतीय सुधारकों ने जाति प्रथा का विरोध किया और समानता की बात की। आगे चलकर B.R. अम्बेडकर जैसे नेताओं ने कानून और शिक्षा के माध्यम से जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। इस आंदोलनों ने समाज में एक नई सोच पैदा की।
इन सभी कारणों के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि ब्रिटिश शासन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जाति व्यवस्था को कमजोर करने की दिशा में योगदान दिया। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह सफल नहीं थी, लेकिन इसने एक ऐसी नींव जरूर रखी जिसने आगे चलकर समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलनों को जन्म दिया और पारंपरिक जातिगत ढांचे को चुनौती भी दी। अब हम यह भी जान लेते हैं कि क्या अंग्रेजों की शिक्षा और कानूनों से शूद्रों को सच में फायदा हुआ था। दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय समाज में शूद्रों और तथाकथित निचली जातियों की स्थिति काफ़ी सीमित थी। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार लगभग नहीं था और सामाजिक व धार्मिक जीवन में भी कई प्रतिबंध थे। ऐसे में ब्रिटिश शासन के दौरान जो शिक्षा और कानूनी ढांचा आया, उससे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले जिनका शूद्रों पर असर पड़ा। सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की, जिसमें अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, गणित और तर्क आधारित विषयों को शामिल किया गया। इस शिक्षा प्रणाली में जाति के आधार पर औपचारिक रोक कम थी, जिससे पहली बार निचली जातियों के कुछ लोगों को पढ़ने लिखने का अवसर मिला। मिशनरी स्कूल ने भी शूद्रों और दलितों को शिक्षा देने में भूमिका निभाई। इसी वातावरण में ज्योतिराव फूले जैसे समाज सुधारकों ने शूद्रों और स्त्रियों के लिए स्कूल खोले और शिक्षा को अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया। शिक्षा के माध्यम से शूद्रों में जागरूकता बढ़ी, उन्हें अपने अधिकारों, सामाजिक अन्याय और बराबरी के विचारों के बारे में जानकारी मिलने लगी। यही कारण है कि आगे चलकर B.R. अम्बेडकर जैसे नेता उभरे। उन्होंने उस शिक्षा प्राप्त की और दलितों व शूद्रों के अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजी शिक्षा ने ऐसे नेताओं के उभरने का रास्ता तैयार किया। कानूनी क्षेत्र में भी कुछ बदलाव हुए। ब्रिटिशों ने एक आधुनिक न्याय व्यवस्था लागू की, जिसमें कानून के सामने सभी को समान माना गया। सिद्धांत रूप में जाति के आधार पर सजा या अधिकार तय नहीं किए जाते थे। इससे शूद्रों को पहली बार यह एहसास हुआ कि वह भी न्याय की मांग कर सकता है। कुछ कानूनों और सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियों को भी चुनौती दी, जिससे समानता की सोच को बल मिला। फिर भी यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों की शिक्षा और कानूनों ने शूद्रों के लिए कुछ नए अवसर पैदा किए। उन्होंने सामाजिक बदलाव की एक शुरुआत की, जिससे आगे चलकर समानता, अधिकार और न्याय के लिए बड़े आंदोलन खड़े हुए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन सुधारकों ने शूद्रों को जागरूकता, शिक्षा और कानूनी अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। भले ही यह पूरी तरह से समानता स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए थे। अब लास्ट में हम यह भी जान लेते हैं कि ज्योतिराव फूले और B.R. अम्बेडकर पर ब्रिटिश राज का क्या असर पड़ा था। दरअसल ब्रिटिश काल का प्रभाव ज्योतिराव फूले और B.R. अम्बेडकर के जीवन और विचारों पर सकारात्मक रूप से देखा जाता है, क्योंकि इस दौर में ऐसे अवसर और संसाधन उपलब्ध हुए जिन्होंने उनके सामाजिक संघर्ष को मजबूत बनाया। सबसे महत्वपूर्ण असर आधुनिक शिक्षा का था। ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली ने फूले और अम्बेडकर दोनों को नए विचारों से परिचित कराया। ज्योतिराव फूले ने मिशनरी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकार जैसे विचारकों की समझ मिली। इसी शिक्षा के आधार पर उन्होंने 1848 में लड़कियों और शूद्रों के लिए पहला स्कूल खोला, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। यदि ब्रिटिश काल में यह शिक्षा प्रणाली उपलब्ध न होती तो इस प्रकार का सामाजिक जागरण संभव नहीं होता। इसी तरह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी ब्रिटिश काल में शिक्षा के विशेष अवसर मिले। उन्हें बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति के माध्यम से विदेश में पढ़ने का मौका मिला, जहां उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इस शिक्षा ने उन्हें कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति की गहरी समझ दी। इसके परिणामस्वरूप वह दलितों और शूद्रों के अधिकारों के लिए एक मजबूत और तर्कसंगत नेतृत्व दे पाए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव कानूनी और राजनीतिक ढांचे का था। ब्रिटिश शासन ने आधुनिक कानून और प्रशासनिक प्रणाली लागू की, जिसमें सिद्धांत रूप से सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। इस व्यवस्था ने फूले और अम्बेडकर को अपने विचारों और मांगों को कानूनी आधार पर रखने का अवसर दिया। अम्बेडकर ने इसी व्यवस्था का उपयोग करते हुए दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, शिक्षा और सामाजिक अधिकारों की मांग भी की थी। तीसरा असर सामाजिक सुधार के लिए बने माहौल का था। ब्रिटिश काल में प्रेस, लेखन और सार्वजनिक बहस का विस्तार हुआ, जिससे फूले और अम्बेडकर जैसे विचारकों को अपने विचार समाज तक पहुंचाने का मंच मिला। फूले ने अपनी किताबों और संगठनों के माध्यम से ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की, जबकि अम्बेडकर ने अखबारों, भाषणों और राजनीतिक आंदोलन के जरिए जाति भेदभाव के खिलाफ व्यापक जागरूकता फैलाई। चौथा, ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को कुछ हद तक स्वतंत्रता मिली, जिससे फूले और अम्बेडकर को अपने आंदोलन खड़े करने में मदद मिली। फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शूद्रों और दलितों को सामाजिक अन्याय के खिलाफ संगठित करना था। अम्बेडकर ने भी विभिन्न संगठित और आंदोलनों के माध्यम से दलित समाज को एकजुट किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इन सभी कारणों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि ब्रिटिश काल ने फूले और अम्बेडकर को शिक्षा, कानूनी ढांचा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण साधन प्रदान किए।
इन साधनों के कारण वह न केवल स्वयं आगे बढ़ पाए बल्कि उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के लिए एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।